फेलियर स्टोरीज अ सर्जरी ऑन यू। इस एपिसोड के अंदर हम बात करते हैं आप सभी से और ये जानते हैं आप सभी की फेलियर स्टोरीज़। आपने यदि अपनी ज़िंदगी में कुछ काम किया होगा तो उसके पहले फेल जरूर हुए होंगे। हमको बस वही आपकी फेलियर स्टोरी जाननी है जिससे सुनने वाले लोग प्रेरित हो सकें। और आज इस एपिसोड में हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मोहम्मद फैज़। नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। आज हम अपने स्टूडियो में बात करेंगे एक बहुत ही यंग, वेरी डायनामिक, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी टैलेंटेड यंग बॉय जिसका नाम है मोहम्मद फैज़। आपका स्वागत हमारे स्टूडियो के अंदर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो इन्होंने मच। बहुत ही छोटी उम्र के अंदर बहुत सारे मुकाम हासिल करे हैं, बहुत सारे इन्होंने इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया है और बहुत सारे खिताब जीते हैं और ये बहुत ही सारे बॉलीवुड स्टार्स के चहेते भी हैं। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ कर लिया है और जिसको करने के लिए इंसान अमूमन पूरी जिंदगी लगा लेता है। इतनी जल्दी करके कहाँ जाना है तुमको? क्या जी करना सर, इसका चाहते हो? एक ही आंसर है कि मैं जल्दी करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता हूँ। तो बस मेहनत करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अच्छा, बस तो मेहनत करते 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 यहाँ तक पहुंचे। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो तुम मेरे ख्याल से 14 साल के हो। 14 साल की उम्र के अंदर सब कुछ तो हासिल कर लिया तुमने। जी, सब कुछ नहीं बट हाँ ये है कि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन करी, सिर्फ थोड़ी सी। और मैं तो और भी चाहता हूँ कि अभी और भी हो, क्योंकि फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स होती रहती है, क्योंकि डैड का बहुत कर्ज था तो दैट्स वाई। तो मैंने मेहनत नहीं छोड़ी और डैड को मम्मा से मिलाना था क्योंकि बहुत टाइम से आए नहीं थे वो। अच्छा, तो इसलिए मैं मेहनत करता रहा। देन मैं शो में गया, देन शो में डैड आए थे, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तुम हो तो वैसे बच्चे जी और एज अ किड बचपन के हिसाब से तुम बताओ तुमको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है? जी, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है और हाँ क्रिकेट भी देखता हूँ थोड़ा थोड़ा। और फुटबॉल के अंदर बेस्ट फुटबॉलर कौन है आपके? मेसी मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा, और एम्बापे। तुम्हारे के अंदर एक टैलेंट है। जी लोग कहते हैं कि टैलेंट जो होता है वो किसी इंसान में कुदरती देन होती है, पर इसको रियलाइज करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये टैलेंट को जो रियलाइज किया तुमने खुद ने कर लिया था कि तुमको रियलाइज करवाया गया था कि नहीं तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुमको गाना चाहिए? कैसे हुआ था, शुरुआत जी, कैसे हुई थी? तो बच्चों को अप्रिशिएट करने से बच्चे बहुत ऐसे होता है कि भाई यही करेंगे यही करेंगे। हाँ, तो मेरे मॉम डैड भी हमेशा से मेरे डैड का सपना था कि वो गाएं। अच्छा। वो नाना जी से सीखने भी आते थे। मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खान साहब क्लासिकल सिंगर हैं, तो मेरे नाना जी से डैड सीखने भी आते थे, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाए वो फैमिली प्रॉब्लम्स के चक्कर में। लेकिन उनका सपना था कि मैं करूं। अच्छा, और मेरे नाना जी सिंगर तो है ही, तो मैं खेलता खेलता बाहर उनके घर से वो क्लासेस लेते थे, तो वो सिखाते थे और मैं गुनगुनाता रहता था बाहर खेलता खेलता। एक बार नाना जी ने सुन लिया और मुझे पास में बुलाकर वापस से सुनाया, तो बोला कि ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत नाम करेगा। उन्होंने वो टैलेंट जो है उसको हंट कर लिया। अच्छा। तो उसके बाद से मैंने फिर गाना शुरू किया और एक बार नाना जी के पास कॉल आया, देन मैं शो में गया। तो कौन सा शो था वो? सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 2017। ठीक, उधर क्या हुआ फिर? वहाँ की कहानी बताइए। जी, तो मैं आगे गया था, जोधपुर के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बॉम्बे, बॉम्बे में मैं स्टूडियो राउंड में भी पास हो गया था। देन उसके बाद मेगा ऑडिशन जो आता है जहाँ से टॉप 15 सेलेक्ट होते हैं, मैं वहाँ से एलिमिनेट हो गया था। और एक बार नहीं 2 बार एलिमिनेट हो गया था। वाइल्ड कार्ड से भी मैं गया था। अच्छा। सेम जगह से मैं 2 बार एलिमिनेट हो गया। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं मुझे मेहनत करनी चाहिए, अभी मैं वैसे भी स्टार्ट अभी था, तो फेलियर नहीं लगा, बट हाँ ये था कि और मेहनत करेंगे वापस जाएंगे। और उसके बाद मैं लव में इंडिया किड्स में गया, थोड़ा ज़्यादा गैप देके। उससे पहले मैं और शोज़ में गया था जहाँ भी एलिमिनेट हो गया था, फिर मैंने गैप दे के मेहनत करी। और उसके बाद में मैं लव में इंडिया किड्स में जब मैं गया, उसके बाद इतना मतलब मुझे प्यार मिला ऑडियंस का। 190 हार्ट बीट्स के साथ मैं स्टेज मेरा ऊपर आया। 190 हार्ट बीट तो बहुत अच्छा स्कोर था आपका। जी, 200 का वो होता है हाँ। लिमिट, और उसमें से 190 हार्ट बीट मिल गया था फर्स्ट परफॉर्मेंस में। Brilliant, very nice. तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और बिलबोर्ड जो था जहाँ पर सारी फोटोज़ थी कि कौन सबसे ज़्यादा हार्ट बीट्स लाया, फर्स्ट नंबर पे मेरी फ़ोटो आई थी, अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा। और उस शो का मैं फर्स्ट रनर भी था। वेरी गुड। देन ये उसके कौन से बाद साल की बात है? ये 2018 की बात है, नेक्स्ट ईयर की। ओके। और उसी के अगले साल मैं सारेगामापा में गया था, फरवरी जनवरी की बात है। और उसमें मैं उसमें
मेगा ऑडिशन से भी पास हुआ और 100% से पास हुआ मेडल के साथ। जैसे टॉप 15 के लिए वेट करवाते हैं कि भाई आपको साथ में बाद में बताएंगे, मेरे परफॉर्मेंस के तुरंत बाद मुझे मेडल दे दिया कि आप सिलेक्टेड हो। क्या बात, क्या टैलेंट है, वेरी गुड। एज अ किड जैसे अपन बड़े होते हैं और बचपन में अपने मन में बहुत ख्याल ख्वाब आते हैं और सपने देखना तो अपना जन्म से अधिकार होता है। यस। तो एज अ किड आप अपने आप में क्या सपना देखना चाहते हैं कि मैं आगे चल के क्या करूंगा, क्योंकि काफी चीज तो आप हासिल कर ही चुके हो, अब आगे जो बचा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? बचा है ऐसा कुछ नहीं है, सब बचा है, अभी तो कुछ भी हासिल नहीं किया है। मुझे फैन फॉलोइंग मुझे ऐसी चीज़ जैसे माइकल जैक्सन की थी। अच्छा, क्या बात, वेरी गुड। और गायकी मुझे ऐसी चाहिए जैसे उस्ताद आमिर खान साहब की थी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और मैं ऐसा नहीं कि एक ही तरफ डाइवर्ट हूँगा, नहीं, मैं हर तरफ जाना चाहता हूँ। जैसे सिंगिंग तो करता ही हूँ, एक्टिंग भी करना चाहता हूँ, होस्टिंग भी करना चाहता हूँ, एक्टर के साथ तो मैं प्रोड्यूसर भी बनना चाहता हूँ, डायरेक्टर भी बनना चाहता हूँ, सब। वेरी गुड। और जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, मेरे को लगता है सब धीरे धीरे करके हासिल हो ही जाएंगे। जी, मेरे को ऐसा वो टाइटल होता है ना, वो चाहिए, वन मैन इंडस्ट्री, वन मैन आर्मी पूरा। क्या बात है, वेरी गुड। पहली गाड़ी कौन सा खरीदना चाहते हैं? पहली गाड़ी वैसे तो 2-3 सोच के रखी है। तो सबसे पहले जो कमाओगे, जो कमा के अपने मेहनत से आप खरीदोगे, वो कौन सी? जी, वो हो सकती है मर्सिडीज़। वेरी गुड। या मर्सिडीज़ ही हो सकती है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ, हाँ। बट पहले मर्सिडीज़ चाहिए। तो आप मर्सिडीज पहली कार लेना चाहते हैं, और इस चीज को नोट कर लीजिए मर्सिडीज वालों कि यू हैव अ वेरी पोटेंशियल क्लाइंट, एड्रेस मैं भिजवा दूंगा। और क्योंकि मर्सिडीज़ में एक ही रीज़न की वजह से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा की फेवरेट कार है। अरे वाह, वेरी गुड। मेरी भी फेवरेट एक्चुअली। जी। अब मुझे बताइए कि आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं और आप अपने टैलेंट शो जीत कर जब आते हैं, तो स्कूल के बच्चों की और टीचर्स की आपके इस कला के प्रति क्या उनका रिएक्शन रहता है, आपसे कैसे, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं? जी, तो जैसे जैसे मैं नया नया जीत के आता हूँ तब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ऐसे। देन वापस 1-2 क्लास के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। फिर उनको क्या गाना गा के याद दिलाते हो कि मैं फैज हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, वो उनके अंदर रहता है कि हाँ ये है, लेकिन वो ज़्यादा उनके अंदर ये रहता है कि ये हमारा दोस्त है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सब इतना ऐसे करते हैं ना, तो एक तरफ अलग ही फीलिंग आती है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाँ, सही। जी। पर उनकी बर्थडे पार्टीज में जाते हो या दोस्तों में बैठते हो तो आप गाने के लिए तो फोर्स करते होंगे कि एक गाना गाओ, एक गाना गाओ। करते हैं, और मैं गाता भी हूँ। हाँ। क्योंकि वो तो क्लास है, वहाँ कोई कॉपीराइट तो आएगा नहीं। जी, ठीक है। आपको एज अ किड बहुत जगह मतलब बच्चे की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, आपको एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डेफिनेटली आप बच्चे हैं, बच्चे का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जी। पर कहीं ना कहीं अपन किसी को आदर सत्कार एक कला की होती है, और आपके अंदर कला तो काफी भरी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको ट्रीटमेंट एक एडल्ट की तरह मिलना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कला अपनी जगह है, कला की मुझे मिलती है रिस्पेक्ट, बट जैसे कि मैं बच्चा हूँ तो मुझे उस एज के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इस उम्र के साथ वो ट्रीटमेंट चेंज भी होना जरूरी है। जी। जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका ट्रीटमेंट भी चेंज होना जरूरी जी। है। ठीक, गुड। मुझे ऐसा कुछ बताइए, कोई इंसिडेंट ऐसा कि जब आपने शायद बहुत मेहनत करी हो और आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, और फिर आपको लगा मैं कहीं ना कहीं फेल हो रहा हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए सो दैट मैं एक स्टेप आगे बढ़ पाऊँ, या कोई ऐसी फेलियर स्टोरी हम सुनना चाहते हैं आपसे जो बाकी लोग सुनने वाले पहले कभी नहीं लगा फेलियर, बट अब मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ा वीक पड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी वोकल चेंज हो रही है। तो और वैसे भी अभी मैं गा नहीं सकता हूँ, क्योंकि गा तो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गा सकता, लेकिन जैसे कि मैं अपने गाने नहीं निकाल सकता, किसी शो में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन तो वो एक करेक्ट पिच आनी चाहिए, उसके बाद आप गाना जी, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि अभी बॉय से मैन में मेरी आवाज़ बदल रही है। हाँ। तो इसका मैं अभी बहुत ख्याल रख रहा हूँ, और जैसे कि अब लगभग होने वाली है चेंज पूरी तरह से, तो अब इतना डर नहीं है, तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं वापस आ सकता हूँ फॉर्म में। राइट। तो जब आपको सिलेक्शन हुआ था आपका उसमें 2017 के अंदर, उसके बाद पर आप आगे तक नहीं जा पाए थे, तो उससे आपने क्या सीखा? बस ये था कि मतलब मेरा एक दोस्त भी था, तो वो रोने लग गया था। अच्छा। तो उसको देखकर मेरे को लगा नहीं, रोना नहीं, फिर बहुत वीक लगते हैं। मैंने उसको भी समझाया, देन मैं खुद भी एकदम अंदर से प्रिपेयर होके गया घर पे,
और क्योंकि फर्स्ट शो था तो मुझे पता था फर्स्ट में तो वैसे भी नहीं होगा, नया हूँ तो। उसके बाद से मुझे घर पे अच्छा ट्रीट किया कि भाई नहीं हो सकता है, तुझसे हार नहीं माननी कभी। तो मैंने हार नहीं मानी और मैं ट्राई करता रहा। तो ट्राई करने का नतीजा आप देख ही रहे। बहुत बढ़िया। मतलब घर वालों का सपोर्ट आपका भरपूर रहा, जी और जिसके अंदर उन्होंने समझाया कि हार जीत तो चलती रहती है, और हारने के बाद वापस अपन कोशिश करेंगे तो पक्का जीतेंगे, और आपने जीत के भी दिखाया। जी। तो आप जो आपने जो रियलिटी शो जीता, उसके बाद जब आप वापस घर आए तो वो रिएक्शन मैं सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं घर आया था तो मेरे को स्टेशन से पूरा मतलब एकदम बारात टाइप का फील हुआ, क्योंकि सारे के सारे आ गए थे जान पहचान वाले, और ढोल आ गए थे, घोड़ी लेके आ गए थे, माला के माला पहना के इतना मोटा कर दिया था, और सर पे साफा भी बांध दिया था तो एकदम, और वो पैसों की माला होती है ना, वो भी पहना दी, तो मेरे को शादी वाला फील आ रहा था। और जब मैं बॉम्बे में ही था, जब मैं फर्स्ट रनर बना था, तो मेरी फैमिली वहीं पर थी दोनों, बॉम्बे में थे, हाँ। तो वहीं पर सारा हो गया था रिएक्शन। फर्स्ट शो में बना था तब बहुत खुशी हुई थी, सेकंड में थोड़ा सा इतनी नहीं हुई क्योंकि वही तो सेम चीज़ हो गई। सेम चीज रिपीट हो गई। हाँ तो बट हाँ, बहुत ही कम स्कोर से फर्स्ट रनर बना था, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस था विनर और फर्स्ट रनर के बीच में। ओके, तो यू वर ऑलमोस्ट देयर, कहना ये चाहते हैं, ठीक है। तो खुशी हुई थी। ओके, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, इसके बारे में क्या प्लान है आपके? हालांकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड का, तो सरकार भी सोच नहीं पा रही है, तो अपन क्या सोचेंगे, पर आपने अपने फ्यूचर के बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या सोचा? जी, मैं इंजीनियरिंग भी करूँगा। ओ ग्रेट, ठीक है। और अभी से ही स्टडीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि स्टडीज़ तो अभी मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो सब यही बोलते हैं कि स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, यही है कि स्टडीज़ ज़रूरी है, तो मैं उन पे भी ध्यान दूंगा। तो अभी जैसे गला चेंज हो रहा है तो ज़्यादा मैं स्टडीज़ पे ही ध्यान दे रहा था। गुड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनमें टैलेंट होता है, जी। पर उनको रास्ता नहीं पता होता कि वहाँ तक जाने का। आपकी डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचने का, दैट मीन्स यू वर डेस्टिन्ड टू रीच वेयर यू हैव रीच्ड टुडे। या पर बहुत सारे बच्चों को वो रास्ता नहीं पता होता है, वो किस दरवाजे पे जाएं, कैसे अपने आप को प्रमोट करें आगे, वो आप बताइए, सो दैट टैलेंट वाले लोगों के बारे में या वो समझ पाएं कि वो कैसे आगे प्रोसीड करें इस शो जी। के। इसके दो रास्ते हैं। अगर आप रियलिटी शोज़ में कुछ करना चाहते हो तो आप ऑडिशंस दे सकते हो। जैसे ऑडिशन के जो एड्स आते हैं टीवी पर, उधर पूरा वेन्यू दिया होता है फ़ोन नंबर के साथ, तो आप वहाँ जाकर ऑडिशंस दे सकते हैं, और अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई नहीं रोक सकेगा आपको। ऑफ कोर्स। और दूसरा रास्ता है कि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन के भी जैसे अपने सॉन्ग्स निकलवा कर भी फेमस हो सकते हैं। तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी। एंड पैसा, टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग इज देयर, बट एक आजकल तो ये हो गया, आप सब होम स्टूडियो करते हैं, अपना ही म्यूज़िक प्रोडक्शन, अपनी ही मिक्सिंग मास्टरिंग, अपना ही सॉन्ग, अपना ही कॉम्पोजिशन, अपनी ही लिरिक्स। ये सब चीज़ तो आप भी कर रहे हैं। जी। गुड। अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फाइनल नहीं किया है। ठीक है, तो आपने आप बतौर सिंगर तो है ही हैं, और आप में दूसरा टैलेंट है, आप एक लिरिसिस्ट भी बन रहे हैं, आप कंपोज भी करेंगे और खुद का स्टूडियो भी डालेंगे। जी। तो ये सब प्लान कितने सालों का रखा है? ये लगभग 2 साल हो गए। जैसे मैं फर्स्ट शो से रनर अप बन के आया था, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं रुक के बैठूं। मैं कॉन्सर्ट भी करता रहता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका भी गया था मैं टूर पे। उसके बाद लॉकडाउन में मेरे बहुत सारे प्लान हुए थे कॉन्सर्ट्स, बट वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गए। उसके लिए मैंने घर पे बोला कि मुझे एक होम स्टूडियो तो करना ही है, या फिर प्रो स्टूडियो कर लूँगा, और उसके बाद कंपोज और लिरिक्स तो मैं लिखता ही रहता हूँ बैठ के। वेरी गुड। तो जितने भी आप शोज करने जाते हैं तो साथ में परिवार के कोई साथ में जाते हैं कि आप अकेले निकल जाते हैं? नहीं, मेरे मामू हर वक्त साथ में जाते हैं। ओके। तो मेरे भैया हैं, अभी आए हैं। अभी मामू तो जाएंगे ही, उनको भी मैं साथ में लेके जाऊंगा, वो भी थोड़ा समझे। ठीक है, मतलब एज अ टीम जाना चाहिए अपने को। जा नहीं, तो मेरे को पूरी टीम चाहिए। दैट्स गुड। क्योंकि मैं जिनको अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, गुरु रंधावा को, उनकी टीम देखता हूँ, देन मुझे भी होता है कि नहीं मैं भी टीम लेके जाऊँ, और मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा जी। दैट्स वेरी गुड। आप वही इतने प्यारे, तो सभी आपको प्यार करेंगे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ वैसे उनसे। अच्छा। और तो एक तरह से आप उनको अपने आइडल मानते हैं, अपने गुरु मानते हैं। बिल्कुल। वैसे एक बात सही है, कोई ना कोई, हर इंसान का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है जिसको अपन फॉलो करते हैं, जिसको अपन फॉलो करना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा गुरु जो अपने अंदर होता है वो अपना खुद का आत्मविश्वास होता है। और बाहर बहुत सारे लोग जो बाहर से दिखते हैं वो अंदर नहीं होते, अपन कुछ कमजोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, पर आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपका खुद का पर्सनल गुरु होता है,
उसकी बात हमेशा अपने को माननी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से क्या? बिल्कुल, क्योंकि मैं जितने भी शोज़ में जाता था ना पहले, तो मैं एकदम काँपने लग जाता था, घबराता था। देन 1-2 शो के बाद मैं स्टेज का डर भाग गया था। और मुझे एक ही बात सिखाते थे नाना जी, सामने भले कोई बैठा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऐसे गाओ जैसे कोई नहीं है, बंद कमरे में गा रहे हो। बहुत बढ़िया। तो वो जो होता है ना, उससे मुझे फिर सामने बैठे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना लेवल ऑफ डरता नहीं। कॉन्फिडेंस आपके नाना जी ने आपने भर ही दिया था। जी। वेरी गुड। तो फैज, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि आप सुनने वाले ऑडियंस और आपके एज के बच्चों को कुछ एक टिप देना चाहें कि वो अपने आप को किस तरह किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, किस तरह से क्या करके वो आगे बढ़ सकते हैं? जी, एक ही बात है कि सबसे पहले तो अपने गोल पर फोकस करना है, और उसके बाद उस चीज़ की प्रैक्टिस डेली करनी है, जिस चीज़ में भी है। जैसे म्यूज़िक में तो रियाज करिए, स्पोर्ट्स में तो रोज़ खेलिए कूदिए, और बस यही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात बोले। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ही इज अ बॉय, ही इज अ परफेक्शनिस्ट ऑलरेडी। एंड मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके एक उज्जवल भविष्य के लिए। मैं चाहता हूँ आपका नाम सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी फैले और आप इसी तरह तरक्की करते रहे। जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक्स अ लॉट।